नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो जुड़ा है जिंदगी, गरिमा और व्यक्तिगत आजादी के गहरे सवालों से। ये मुद्दा है मृत्यु के अधिकार का, और सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस पर चल रही बहस को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी है। सोचिए, पूरे 13 साल का लंबा दर्द भरा इंतजार, और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसने भारत में इच्छा मृत्यु पर चल रही पूरी बहस को ही एक निर्णायक मोड़ दे दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरे महत्वपूर्ण विषय के किन किन पहलुओं को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हालिया केस की जिसने इस पूरी बहस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ये कहानी है हरीश की। 2013 में एक एक्सीडेंट के बाद वो 13 सालों तक, जी हाँ 13 इयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में रहे, एक ऐसी हालत में जहां से ठीक होने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं थी। तब उनके पिता ने एक बेहद मुश्किल लेकिन शायद जरूरी कदम उठाया और कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। अब ये फैसला इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि देखिए, 2018 से गाइडलाइंस तो थीं, पर यह पहली बार हुआ है जब किसी कोर्ट ने वाकई में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि कानून को अमल में लाने की एक बहुत बड़ी शुरुआत है। लेकिन इस फैसले को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, इच्छा मृत्यु को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है पैसिव यानी निष्क्रिय। इसमें बस लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर हटा दिया जाता है और इंसान की मौत नेचुरल तरीके से होती है। दूसरा है एक्टिव, जिसमें कोई जानलेवा इंजेक्शन या दवा दी जाती है। और ये बात साफ होनी चाहिए कि भारत में सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया की ही इजाज़त है, वो भी बहुत सख्त शर्तों के साथ। अब हरीश के केस की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस केस पर जिसने भारत में इस पूरी बहस की नींव रखी थी, अरुणा शानबाग का मामला। अरुणा शानबाग एक नर्स थी जो एक बेहद क्रूर हमले के बाद 42 साल तक कोमा में रहीं। सोचिए, 42 साल। 2011 में जब उनके लिए इच्छा मृत्यु की याचिका डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। उस वक्त निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की भी कोई कानूनी इजाजत नहीं थी। लेकिन उसी फैसले में, उसी इनकार में एक ऐसी बात छिपी थी जिसने आने वाले सालों के लिए सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक बात कही, गरिमा के साथ जीने के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। बस इस एक लाइन ने, इस एक सोच ने जीवन के अधिकार को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और ये टेबल देखिए, ये कितनी साफ साफ दिखाती है कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। 2011 में अरुणा के केस में जिस गरिमा से मरने के अधिकार की बात सिर्फ कही गई थी, उसे 2026 में हरीश के केस में पहली बार लागू किया गया। ये एक सिद्धांत को हकीकत में बदलने जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि आज के समय में अगर ऐसी जरूरत आन पड़ती है, तो भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का असल प्रोसेस क्या है, ये होता कैसे है? तो देखिए, प्रोसेस की शुरुआत होती है एक रिक्वेस्ट से। या तो मरीज ने पहले से ही एक लिविंग विल बनाई हो, मतलब एक तरह का इच्छा पत्र, या फिर परिवार वाले याचिका डालते हैं। फिर ये रिक्वेस्ट एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड के पास जाती है जो पूरे मामले को देखता है, और जब तक बोर्ड हाँ नहीं कहता तब तक लाइफ सपोर्ट नहीं हटाया जा सकता। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया और ये फैसला इस बहस का अंत बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ से तो कानून, नैतिकता और इंसानियत से जुड़े और भी गहरे सवाल उठते हैं। ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें परिवार पर जो इमोशनल और फाइनेंशियल बोझ पड़ता है वो है, हमारे देश में मेडिकल रिसोर्सेज की कमी, इस कानून के गलत इस्तेमाल का खतरा, और इन सब के बीच एक इंसान की पर्सनल डिग्निटी यानी उसकी गरिमा का सबसे बड़ा सवाल। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है। इसीलिए कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इस पर एक साफ और पूरा कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है। एक ऐसा कानून जो इंसानी तकलीफ को समझे, लेकिन साथ ही इसमें इतने कड़े नियम हों कि इसका कोई गलत फायदा न उठा सके। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सामने है। एक समाज के तौर पर हम जिंदगी की पवित्रता और एक इंसान की गरिमा के साथ इस दुनिया से जाने के अधिकार के बीच ये संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है